नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और अहम जानकारियां। आज पहले एक ऐसी वीडियो कुंजी देखेंगे जिसमें पाकिस्तान के दुख की मात्रा कूट कूट कर भरी है। ये दुख उस बेइज्जती को लेकर है जो कल एशिया कप में टीम इंडिया ने की है। मैच से पहले और बाद में हैंडशेक ना करने पर कैसे पाकिस्तान तड़प रहा है वो नोट कीजिएगा। फिर आपको ब्रिटेन का डर दिखाएंगे जिसमें गुलामी वाली आशंकाएं हैं। ब्रिटेन में जिस तरह से अप्रवासियों की आबादी बढ़ रही है उससे अब लोग सड़कों पर आ गए हैं। ब्रिटेन वासियों के टारगेट पर वहां रहने वाली मुस्लिम आबादी क्यों है, इसे समझेंगे। फिर सत्ता की वर्कशॉप में चलेंगे जहां जगत गुरु रामभद्राचार्य की अभद्र भाषा की वैचारिक मरम्मत होगी। रामभद्राचार्य ने कहा है कि उन्हें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिनी पाकिस्तान दिखता है। इस पर कैसे मुस्लिम धर्मगुरु भड़के हैं और सत्ता का क्लेश छिड़ा है, देखिएगा। फिर शुद्ध राजनीतिक कुंजी, पीएम मोदी के बंगाल और बिहार के दौरे पर। आज पीएम ने बिहार के पूर्णिया से विपक्ष पर बड़ा कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग बिहार की तुलना बीड़ी से करते हैं क्योंकि वो बिहार से नफरत करते हैं। फिर सत्ता की सवाल जवाब वाली कुंजी भी होगी। वक्फ कानून को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर हम आपको जानकारी देंगे। कोर्ट ने वक्फ कानून को बरकरार रखा है लेकिन कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दी है। वो प्रावधान कौन से हैं और इस फैसले को सरकार और विपक्ष दोनों क्यों अपनी जीत बता रहे हैं, ये बहुत दिलचस्प है। एक बड़ी खबर पंजाब से, जहां आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंचे। गुरदासपुर के उस गांव पहुंचे जो सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से एक है। वहां उन्होंने किसानों से बात की। राहुल ने कहा कि किसानों को नुकसान के बदले मुआवजा जल्द मिलना चाहिए। और एक बड़ा अपडेट ये कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर वनतारा वन विभाग से हाथियों को संरक्षण में लेता है और पूरी प्रक्रिया का पालन करता है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। कोर्ट के अनुसार एसआईटी ने बताया है कि वो संबंधित प्राधिकरण अनुपालन और नियमों से संतुष्ट है। सत्ता में आज लेकिन सबसे पहले बात उस क्रिकेट मैच की जो वैसे तो होना ही नहीं चाहिए था। जिस देश की बुलेट से पहलगाम में 26 महिलाओं के सिंदूर मिटे, उस देश के साथ बॉल और बैट वाली यारी कभी नहीं हो सकती। लेकिन लाख विरोध के बाद भी अब जब वो मैच हो गया है तो पाकिस्तान को हार और अपमान वाले ऐसे घूंट पिला कर गया है जिससे वो तड़प रहा है, सदमे में है और ये सोच रहा है कि काश इस मैच का बहिष्कार ही हो जाता तो इतनी जलालत ना झेलनी पड़ती। आज सत्ता की पहली कुंजी पाकिस्तान की हैंडशेक वाली उस बेइज्जती पर जिसे लेकर पड़ोसी मुल्क में रुदन कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि कल हमारी भारतीय टीम ने पाकिस्तान को एशिया कप में सिर्फ हराया नहीं है बल्कि जलील भी किया है और ये सदमा पाकिस्तान से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पाकिस्तान के न्यूज चैनल से टीवी डिबेट्स तक ये तड़प दिखाई दे रही है। अपना दुख सुनाने के लिए अब वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के दरबार में पहुंच गया है। इसकी वजह 2 तस्वीरों से आइए समझते हैं। पहली तस्वीर तब की है जब मैच खत्म होने के बाद पाकिस्तान के खिलाड़ी टीम इंडिया के खिलाड़ियों से हाथ मिलाने के लिए खड़े थे, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने उनसे हाथ मिलाना सही नहीं समझा, जिससे पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ी हाथ मिलाने के बदले हाथ मलते हुए रह गए और इसका दर्द उन्हें अब तक हो रहा है। हमारे खिलाड़ियों ने हाथ तो मिलाया नहीं, उल्टा ड्रेसिंग रूम में जाने के बाद गेट अंदर से बंद कर लिया। अब स्टेडियम में सरेआम हुई बेइज्जती से पाकिस्तान के खिलाड़ी बौखलाए हुए हैं। खबर है कि पाकिस्तान टीम के मैनेजर ने एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी एसीसी में भारतीय टीम की शिकायत की है। आरोप लगाया है कि मैच में भारत ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ अनुचित व्यवहार किया। इस तड़प की वजह है हैंडशेक वाली वो बेइज्जती जो कल भारतीय टीम ने की है। ना तो टॉस के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान के कैप्टन से हैंडशेक किया और ना मैच के बाद खिलाड़ियों ने हाथ मिलाया। पाकिस्तान की टीम का असली अपमान तब हुआ जब उसके खिलाड़ी मैच के बाद स्टेडियम में हैंडशेक के लिए इंतजार करते रह गए, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने ड्रेसिंग रूम में जाने के बाद गेट बंद कर लिया। अब पाकिस्तान और उसके खिलाड़ी ये सोच रहे हैं कि हार तो फिर भी बर्दाश्त कर लेते, इस बेइज्जती का क्या करें। वैसे तो पाकिस्तान को अब इस अपमान की आदत हो गई होगी, लेकिन फिर भी अपने मुल्क की आवाम का दिल बहलाने के लिए उसने रोना धोना शुरू कर दिया है। पहले हम आपको हैंडशेक वाले इस कलेश पर पाकिस्तानी कोच और टीम इंडिया के कप्तान का रिएक्शन दिखाते हैं, जिसमें पाकिस्तान के दुख की मात्रा बहुत ज्यादा है। अब पाकिस्तानियों को कप्तान सूर्य का एक शब्द शूल जैसा चुभ रहा है। टीवी डिबेट्स में टीम इंडिया और भारत के खिलाफ नफरत भरी गुगली फेंकी जा रही है।
जहरीले बयानों के बड़े बड़े शॉट लगाए जा रहे हैं। वैसे बेहतर होता पाकिस्तान के लोग इस बात पर थोड़ा रिसर्च करते कि नौबत यहां तक आई क्यों। हालांकि वो सच का कभी सामना नहीं करेंगे, लगता नहीं है कि वो ऐसा करने वाले हैं। और अब हम आपको पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर का भी दुख दिखाते हैं, जो पहलगाम हमले की स्क्रिप्ट लिखने वाले फील्ड मार्शल मुनीर के साथ कुछ दिन पहले गलबहियां करते हुए नजर आए थे। आज पाकिस्तान के इस बेइज्जती से वो भी बड़े सदमे में हैं। वैसे शोएब खुद भारत और उसके खिलाड़ियों पर स्लेजिंग करने और आपत्तिजनक बातें कहने के लिए कुख्यात रहे हैं, लेकिन अब वो एक आदर्शवादी खिलाड़ी बनने की नाकाम कोशिश में लगे हुए हैं। काश नैतिकता और आचरण का ये लेक्चर उन्होंने तब पाकिस्तानी टीम के मौजूदा क्रिकेटर राणा फहीम अशरफ को दिया होता, जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसने भारतीय महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट किया था। काश क्रिकेट और राजनीति को अलग रखने वाले ज्ञान की ये घुट्टी उन्होंने अपने परम मित्र और पाकिस्तान के सबसे जहरीले पूर्व खिलाड़ी शाहिद आफरीदी को पिलाई होती, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के खिलाफ नफरत से भरे फ्री हिट लगाए थे। इसीलिए बेहतर है शोएब अख्तर मासूम बनने की एक्टिंग बंद करें। वैसे जिस बेइज्जती पर पाकिस्तान के खिलाड़ियों की, पूर्व क्रिकेटर्स की और वहां की आवाम के दिमाग की नसें फट रही हैं, उस पर आईसीसी का नियम क्या कहता है, आइए ये भी देख लेना चाहिए। हमने आपकी जानकारी के लिए आईसीसी की रूल बुक को पढ़ा तो ये बात सामने आई कि आईसीसी के नियमों के अनुसार हैंडशेक करना जरूरी नहीं है। असल में मैच के बाद खिलाड़ियों का हैंडशेक करना सिर्फ एक परंपरा है, अनिवार्य नियम नहीं है। खिलाड़ी एक दूसरे के साथ सिर्फ खेल भावना को ध्यान में रखकर हैंडशेक करते हैं। यानी आईसीसी की रूल बुक के अनुसार पाकिस्तान का शिकायत वाला एजेंडा पंक्चर हो जाता है। हाँ, आईसीसी के कोड ऑफ कॉन्डक्ट में दूसरी बातों का जिक्र जरूर है, जिसके अनुसार मैच के दौरान खिलाड़ियों और अंपायरों का सम्मान करना चाहिए, निष्पक्ष क्रिकेट खेलना चाहिए, अंपायर के फैसले को स्वीकार करना चाहिए और मुश्किल हालात में भी आत्मसंयम रखना चाहिए। अब कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जो किया उसकी भारत में तारीफ हो रही है, लेकिन गुस्सा अब भी बीसीसीआई और सरकार को लेकर है कि पाकिस्तान के साथ मैच खेलने की जरूरत ही क्या है। एक खेल खेला जाना था और उसका भी हमारे खिलाड़ियों ने उतना ही सम्मान रखा और उसी भावना से उस खेल को खेला और जीत कर सही मायनों में जिस तरीके से उन पीड़ितों को सम्मान देना चाहिए था वो हमारे खिलाड़ियों ने जरूर दिया। I have been telling that the India-Pakistan match should not have been played. It is extremely shameful that the BCCI decided to go ahead with this match. It is nothing but dishonoring the martyrs of Pahalgam. It's nothing but an insult to our soldiers. I think the government very clearly chose. और सत्ता में अब ब्रिटेन की सड़कों पर लगे आज़ादी आज़ादी वाले नारों की बात भी करते हैं। जिस ब्रिटेन ने कभी अलग अलग 5 महाद्वीपों के 60 से ज्यादा देशों पर शासन किया, जिस ब्रिटिश एम्पायर के बारे में एक वक्त ये कहा जाता था कि उसका सूरज कभी अस्त नहीं होता, वो ब्रिटेन आज गुलामी वाले खौफ के साए में जी रहा है। वहां के लोगों को खुद के गुलाम होने का डर लगने लगा है। ब्रिटेन के मूल नागरिक अब ये कह रहे हैं कि उनकी आज़ादी खतरे में है। देश में बढ़ रहे अप्रवासी उनकी आज़ादी छीन रहे हैं, जिसके खिलाफ लाखों लोग एक साथ सड़कों पर उतर आए। अप्रवासियों की बढ़ती संख्या के खिलाफ लंदन की सड़कों पर यूनाइट द किंगडम नाम से ये रैली निकाली गई, जिसमें लाखों लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारी वेस्टमिंस्टर ब्रिज पर मार्च करते हुए पहुंचे। इस दौरान हर तरफ ब्रिटेन के झंडे लहराते हुए दिखाई दिए। आयोजकों का दावा तो यहां तक है कि इस प्रदर्शन में 10 लाख लोग शामिल हुए। लंदन में ये प्रदर्शन सबसे पहले उन होटलों के बाहर शुरू हुआ जहां शरणार्थियों को जगह दी जाती है। कीर स्टार्मर सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई। प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए, हमें अपना वतन वापस चाहिए, अप्रवासियों को हर हाल में वापस भेजो, इंग्लिश चैनल पार कर ब्रिटेन में प्रवेश करने वाले अवैध प्रवासियों को रोकने की मांग की गई। कहा गया कि ब्रिटेन के मूल नागरिक अब अप्रवासियों का बोझ और नहीं झेलेंगे, वो लड़ेंगे और अपनी असली पहचान बचाएंगे। ब्रिटेन के मूल नागरिकों को अपनी आज़ादी को लेकर इतनी चिंता क्यों हो रही है, इसका जवाब देने के लिए हमने आंकड़ों वाली एक कुंजी तैयार की है। लेकिन पहले आप ब्रिटेन में हुए इस प्रदर्शन की एक वीडियो रील देखिए। ये प्रदर्शनकारी इतने गुस्से में क्यों हैं? इसके पीछे की कहानी आंकड़ों से साफ हो जाएगी, जो बताते हैं कि ब्रिटेन में वहां के मूल नागरिकों की घटती संख्या का एक बड़ा संकट है।
एक रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल वहां 73% आबादी मूल ब्रिटिश नागरिकों की है, बाकी अप्रवासी हैं, जो वर्ष 2050 तक घटकर 57% तक रह जाएगी। इस हिसाब से 2063 तक अपने ही देश में ब्रिटेन के मूल निवासी अल्पसंख्यक हो जाएंगे, यानी उनकी आबादी 50% से कम रह जाएगी। 2075 तक वो कुल आबादी का 44% रह जाएंगे। इस सदी के अंत तक ब्रिटेन में वहां के मूल नागरिकों की आबादी सिर्फ 33% रह जाएगी। गुलामी वाले इस डर की वजह भी यही है। लोगों को ये लग रहा है कि अप्रवासी उनके आर्थिक अवसर और सांस्कृतिक पहचान दोनों को छीन रहे हैं। ब्रिटेन में फिलहाल 40 लाख मुस्लिम अप्रवासी हैं, जो कुल आबादी का 6.5% है। वहीं हिंदू अप्रवासियों की संख्या 12 लाख है। ईसाई, सिख और अन्य अप्रवासी 57 लाख हैं। ब्रिटेन में सबसे ज्यादा तेजी से मुस्लिम आबादी बढ़ी है। पिछले 25 वर्षों में ब्रिटेन में रहने वाले मुसलमानों की संख्या दोगुनी हो गई है। 2001 में ब्रिटेन में सिर्फ 16 लाख मुसलमान थे, जो कुल आबादी का 3% हिस्सा है। अब 40 लाख मुस्लिम आबादी है, जो कुल आबादी का 6.5% है। इस हिसाब से 2050 तक वहां 1 करोड़ 40 लाख मुस्लिम आबादी होगी, जो कुल आबादी का 17.2% होगा। लंदन और बर्मिंघम जैसे बड़े शहरों में तो मुस्लिम आबादी 15 से 20% के बीच पहुंच चुकी है। अब इसी का हवाला देकर दक्षिणपंथी एक्टिविस्ट टॉमी रॉबिन्सन ने इस विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया, जिसका अमेरिकी कारोबारी एलॉन मस्क ने भी समर्थन किया। मस्क ने कहा कि अब यूरोप के पास कोई विकल्प नहीं बचा है, उनके लिए लड़ो या मरो वाली स्थिति है। वैसे ये बात सही है कि ब्रिटेन में पिछले कुछ वर्षों से अप्रवासियों की बाढ़ सी आ गई है। 2022 में वहां रिकॉर्ड 7,64,000 अप्रवासी पहुंचे। 2023 में 6,85,000। पिछले वर्ष 4,30,000 अप्रवासी ब्रिटेन पहुंचे थे। इस वर्ष जून तक 1 लाख से ज्यादा लोग ब्रिटेन में शरण के लिए आवेदन कर चुके हैं। अप्रवासियों की बढ़ती संख्या का सियासी कनेक्शन भी है। फिलहाल वहां लेबर पार्टी सरकार है, जिसे अप्रवासियों का समर्थक माना जाता है। इसीलिए प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और ये कहा कि हिंसा, डर और बंटवारे का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उनके आगे सरेंडर नहीं करेंगे। लंदन में हो रहे इस प्रदर्शन की चर्चा भारत में भी हो रही है। इस पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने क्या कुछ कहा, आप वो भी सुनिए। सबकी भविष्यवाणियां झूठी कराकर हमारा देश आगे बढ़ रहा है। चर्चिल ने कहा था तुम टिकोगे नहीं, स्वतंत्र हो जाओगे तो बट जाओगे, वो नहीं हुआ। इंग्लैंड बटने की स्थिति में आ रहा है। हम नहीं बटेंगे, हम बढ़ेंगे आगे। कभी बट गए थे, वो भी हम मिला लेंगे फिर से। तो कुल मिलाकर ब्रिटेन बुरी तरह से डरा हुआ है। उसे डर खत्म करने वाली गोली लेने की जरूरत है।